हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो बार बार प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पीटीटी के एग्ज़ाम में, तो वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और वही आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको काला कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासेज का। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आरपीएन 1 स्टडी पॉइंट के नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से पहले की क्लासें यदि आपने नहीं देखी हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले की 19 क्लासें आपने नहीं देखी है तो पहले की 19 क्लासें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। छोटे बच्चे के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक होती है, बताइएगा। आपको पता है कि दोपहर का भोजन है जो कि मतलब कि लंच होती है। ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरी है लंच करना, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं। बच्चों में सुस्ती दूर करने हेतु या फिर दुस्ती दूर हो जाती है, या फिर कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, या फिर दोपहर के भोजन के लालच से बच्चे है जो कि स्कूल में गैर हाजिर नहीं होते हैं। जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, इसलिए है कि लंच होती है और जो भोजन है वो करवाया जाता है दोपहर में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? परीक्षा फल घोषित हो जाने के बाद, वार्षिक उत्सव आदि के बाद, आदि अवसर के बाद, या फिर समय समय पर, या फिर छात्रों की नई भर्ती होने के बाद? सही जवाब बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल समय समय पर एजुकी होती रहनी चाहिए बैठक अभिभावक संघ की, ताकि बच्चों का जो भी विवरण है, बच्चों की जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी अभिभावकों को क्या चलती रहे, पता चलती रहे। आ रही बात समझ में? क्योंकि हर एक परिवार वाले जो अभिभावक हैं, माता पिता है, उनको अपने बच्चे की हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई वो किस प्रकार से एजुकी क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 53। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि, क्या लाभ है बताइएगा। सभी को कमेंट करना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। छात्र भी समय पर पाठशाला आएंगे, छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे, छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करेंगे, या फिर ये सभी? जल्दी से बताइएगा। बताइएगा। देखिए सबसे मुख्य कारण यहाँ पर है, मुख्य लाभ हम बात करें तो देखिए समय की पाबंदी के बारे में सीख ग्रहण कर पाएंगे छात्र, क्योंकि अध्यापक से या फिर हम बात करें बड़ों से ही देखकर है जो कि बच्चा सीखता है। और सीखता है तो फिर वो किस प्रकार के गुण सीखता है, यदि आप उसे अच्छा सिखाओगे, आप खुद अच्छा कर रहे हो, तो आप वो बच्चे भी है क्या है अच्छा सीखेंगे। आप जल्दी आ रहे हो तो बच्चे भी क्या आएंगे, जल्दी आएंगे। आ रही बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात यह है कि जैसा शिक्षक करता है वैसा ही क्या करता है, बच्चा करता है। तो आप शिक्षक बनने चाह रहे हो, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आवारों की तरह घूम रहे हो और बच्चे भी उसी प्रकार से हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक शिक्षक का जो क्वालिटी होती है वो एक अलग ही होती है, एकदम प्रोफेशन उसका अलग ही होता है। ठीक है ना,
तो शिक्षक बनने के लिए हमें पूरा एजुके एकदम क्वालिटी के अंदर रहना है, ठीक है ना, एक शिक्षक की तरह ही रहना है। आगे बात समझे तो शिक्षक जैसा करेगा, जल्दी आएगा तो वो बच्चे भी जल्दी आएंगे और उन्हें टाइम की पाबंदियों के बारे में पता चलेगा कि हाँ टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और टाइम को वेस्ट नहीं करना और टाइम टू टाइम है जो कि हर एक काम को करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं, बताइएगा। जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करें, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो सीधा सटीक हो, या फिर जो समस्या समाधान हो और समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बताइएगा। किस प्रकार के प्रश्न को आप अधिक एजुकी प्रबोधक मानते हैं, अच्छा मानते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो समस्या प्रधान हो, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करे बच्चा, है ना, इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। सीधा सीधा आंसर आना आ जाए वो प्रश्न क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े बच्चे को, वैसा प्रश्न है जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, ताकि बच्चे का दिमाग है जो कि एकदम काम कर सके और बिल्कुल वो अपना दिमाग है जो कि लगा सके। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करने में बेहतर है कि सीख सकते हैं, बताइएगा। किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, बीज बोकर पौधे उगाना, या फिर मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, या फिर ये सभी, जल्दी से बताइएगा। देखिए, जो भी प्रैक्टिकल वर्क है, जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो बच्चा है जो कि करके ही सीखता है, ठीक है ना, करने के बाद में ही सीखता है। वो कितना भी उसको पता चल जाए कि फ्यूज कैसे लगाते हैं, लेकिन वो जब तक लगाएगा नहीं, उसे इसके अंदर एक डर रहेगा कि हाँ ऐसा कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा, करंट तो नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक डर रहता है जब तक वो खुद करता नहीं है, ठीक है ना, जब तक वो खुद करता नहीं है, हालांकि उसे पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन वो जब तक खुद नहीं करेगा किसी काम को, उसे पता नहीं चलेगा कि क्या क्या होता है चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे जो काम हैं वो बच्चा है जो कि पढ़ने की बजाय प्रैक्टिकल करके है जो कि सीखता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, पाठ्य चर्चा के लक्ष्य पूर्ण हो जाए, या फिर कक्षा के औसत दर्जे के औसत जो छात्र है उनको लाभ हो, या फिर ये सभी, जल्दी से सही आंसर बताइएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। हर्बर्ट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को खंडों में विभाजित मानते थे, भावानुभूति मानते थे, एक इकाई मानते थे, या फिर विषयों में विभाजित मानते थे, बताइएगा। संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई मानते थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, या फिर यह छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, बताइएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है, वो छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्यों, कैसे?
ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, ठीक है ना। वो अपने देखिए जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है आपको मिले होंगे स्कूल में प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कोई भी काम करने के लिए कि भाई ये प्रोजेक्ट पर काम करना आपको, तो वो अपना जो भी अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर कि यूज करता है और उसको काम को करता है ना। आपको बोल दिया कि भाई ये चीज़ करके आनी, कोई नई चीज़ है, ये चीज़ आपको प्रोजेक्ट बना के लेकर आना, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने अनुभवों को यहाँ पर कि उसमें लगाओगे कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे से क्या चीज़ें होती है। आगे बात समझें, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्राय स्थिर होता है, उनको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, उनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, या फिर ये प्रतिभावान व मंद बुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करते। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि ABCD 4-5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक आंसर देना होता है। देखिए इसका मतलब है कि उनका मापन है कि वो प्राय क्या होता है, स्थिर होता है। उसमें फिक्स है कि भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ही होगा, ठीक है ना। जो थ्योरी वाले होते हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होता है फिक्स नहीं होता है कि जो भी लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग है, जो कि क्या होता है सबके अलग अलग विचार होते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें फिक्स होता है कि भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, जी हाँ जी सी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से फिक्स होती है चीज़ें, स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है, बताइएगा। इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम में बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है। इसके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है, या फिर इसके द्वारा है कि छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। बताइएगा सही जवाब, बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही जवाब की बात करें, ऐसे प्रश्न के माध्यम से पाठ्यक्रम में बहुत बड़े भाग को सम्मिलित किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कारण। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या फिर ये सभी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो। अब देखिए आपको पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, थीटा क्या होता है, सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता है, तो उसके बाद में ही वो स्टार्ट करेगा कि भाई हाँ थीटा का यूज कहाँ किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है कि भाई नॉर्मल। अब आप बोलेंगे यहाँ पर भी सर थीटा लेकर आ गए, ठीक है ना कोई बात नहीं, बड़ी सी अच्छी सी चीज़ है। अब आपको देखिए छोटी सी जो आपको ABCD का पता है तभी तो आपको स्पेलिंग का पता लगेगा, इसलिए ABCD पहले पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ABCD पता होगी तभी आप एप्लीकेशन जो भी जो मीनिंग है वो सिखा पाओगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्र की मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक बीच बीच में बच्चों का मनोरंजन भी करता रहे। छात्र को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या फिर ये सभी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सफल अधिगम के लिए आवश्यक क्या है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि चर्चा का विषय चर्चा के तुरंत पहले बताया जाए, प्रकरण को श्याम पट पर लिख दिया जाए, चर्चा का विषय विद्यार्थी को पहले से बता दिया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चर्चा का विषय है जो कि विद्यार्थी को पहले से बता दिया जाए, तो वो क्या करके आएगा, रिसर्च करके आएगा पूरा का पूरा कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें से होती है, और फिर रिसर्च करके आएगा तो क्या होगा,
वो फिर अगली जो क्लास होगी, जहाँ भी कंपटीशन होगा, जो भी परिचर्चा होगी, ठीक ना, उसमें क्या करेगा, वो अपने एज की विचार रखेगा और इससे क्या होगा, बच्चे का एक माइंड डेवलप होगा और क्या है, सारी चीज़ें उसको समझ में भी अच्छे से आएगी, क्योंकि वो खुद एज की पढ़कर आएगा तो उसे क्या है, अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेक्षण के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए, बताइएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। किसी शिक्षक की क्षमता सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि व अनुभव, या फिर शिक्षक के व्यक्तित्व। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आवश्यकताओं की पूर्ति करके है कि आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, जांच कर सकते हो एक शिक्षक की क्षमता को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर है जो कि सबसे अधिक जोर देती है, बताइएगा। छात्र के व्यक्तिगत विकास, सर्वोन्मुखी विकास, नैतिक विकास, या फिर सामाजिक विकास। सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, व्यक्तिक विकास पर जोर देती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इसकी जांच विधि है कि अलग अलग होती है, उत्तर प्राय बहुत भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होती है चीज़ें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ क्या है मेरे प्यार, तो बताइएगा। विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है, तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, या फिर ये सभी, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी है जो कि लाभ यहाँ पर आपके होते हैं तुलना करने से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है, बताइएगा। उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास। देखिए, खेल क्यों खिलाया जाता है, खेल से सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, ठीक है ना। वो एक तो लीडरशिप सीखता है कि भाई सभी खिलाड़ियों को साथ में लेकर कैसे चलना है, मिलकर कार्य करता है, ठीक है ना, और नियमों का पालन करना सीखता है, ठीक है ना, अनुशासन सीखता है, और सामाजिकरण उसका होता है, ठीक है ना। सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सारी चीज़ें जो कि डेवलप होती है एक खेल से, सामूहिक खेल से। आ रही बात समझ में? तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें, बचपन में खेलना चाहिए, ताकि उसका जो कि विकास हो सके, क्योंकि खेल से सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अभिकर्मित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र पृष्ठपोषण द्वारा संचालित होता है, बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्याय द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, को सोचना नहीं पड़ता कि आगे क्या पढ़ना है, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें कि आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी आपकी समस्या होती है तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ट्विटर और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।